हाँ किशन तो के ऊपर तो केबल पे है, तभी उसके स्विच गियर पे आए हम। स्विच गियर कॉन्सेप्ट वाइज सर हम आज के पहले, क्लास में दोनों कवर हो जाएगा? अभी आपके स्पीड पे डिपेंड करता है। पहली बात तो मैंने तो दोनों का रखा है। नहीं, एस टी एल टी बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं है इसके अंदर। पहले हम बेसिक फेनोमेना पढ़ लेंगे जो दोनों ही जगह सेम इम्प्लीमेंट होते हैं, बट रेटिंग का फर्क हो जाता है उसके अंदर, और टाइप का अलग है। पर कॉन्सेप्ट वाइज दोनों जगह सेम ही है। और अभी आप जब डाउन द क्लास जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आज का हमारा है एस टी एल टी स्विच का डिजाइन समझना, साइजिंग, और एक ब्रेकर का वर्किंग दिखाऊंगा कैसे लाइव वर्किंग होता है, क्योंकि उससे भी कुछ ये समझ सीखो, वहीं से अपने ड्राइंग समझ में आएंगी फिर अपने को। ठीक है। तो कहीं पे भी बीच में डाउट आपको पूछना है तो बिल्कुल आप पॉज करके पूछ सकते हैं। ठीक है। ओके सर। तो दिस इज टिपिकल ब्रेकर नेम प्लेट दैट वी सी इन एवरी, कोई भी ब्रेकर में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो इसके पहले हम नेम प्लेट को स्टडी कर लेते हैं, क्या है नेम प्लेट का, कहाँ पे किसका मतलब है, उसके बाद हम आगे समझेंगे। तो नेम प्लेट में मेजर डिटेल वही रहती है और उसी पे ही सब चीजें ना। कोई भी कंपनी अगर आपको अपना बताता है मेरा ब्रेकर ये है, तो वो पहले नेम प्लेट में डिटेल मेंशन करेगा। ठीक। नेम प्लेट समझते हैं। तो यहाँ पे जो हमने पकड़े हैं वो 11 kV का है। ठीक है। ये हमारे फीडर वोल्टेज है ना, फीडर वोल्टेज इज 11 kV। और फीडर वोल्टेज 11 kV, तो हमारा रेटेड वोल्टेज जो हम ब्रेकर में लेते हैं वो 11 kV पर नहीं रहता, जनरली 12 kV पे मिलता है। वो स्टैंडर्ड डिजाइन ही है। 33 लेने जाओगे तो 33 kV का ब्रेकर नहीं मिलेगा आपको, 36 kV का मिलेगा आपको। ठीक है। तो डिजाइन प्रैक्टिस पे ही आता है वो। आपको यहाँ पे नेम प्लेट में आपको 12 kV लिखा मिलेगा आपको। ठीक है। फिर आता है रेटेड करंट। रेटेड करंट जो है 800 एम्पियर। ये रेटेड करंट बेसिकली डिराइव होते 800 एम्पियर कहाँ से आता है। ये बेसिकली जब हमने ट्रांसफार्मर साइजिंग किए थे, ये ट्रांसफार्मर के या तो इनपुट पे लगेंगे या तो आउटपुट पे लगेंगे। अब जो भी आउटपुट पे लगेंगे तो साइजिंग के हिसाब से जो ट्रांसफार्मर का रेटेड करंट आता है, फुल लोड करंट, जनरली वही डिसाइड करता है कि ब्रेकर का करंट कितना होना चाहिए करके। ब्रेकर का नॉर्मल फ्लोइंग करंट की बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल लोड करंट कितना होना चाहिए करके। तो वह ये डिसाइड करता है आपका ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के एल टी एस टी जहाँ पे भी आप ब्रेकर लगाने वाले हो, पावर के फॉर्मूले से आपको जो भी एम्पेयर आता है उससे डिसाइड होता है कितना एम्पेयर का आ सकता है। ठीक है। और ये स्टैंडर्ड आता है, मतलब 563 एम्पेयर का ब्रेकर नहीं आ सकता है। जनरली 630, 800, 1250 ऐसे ब्रेकर कैटेगरी बनती है। तो जो रेंज में आपका फॉल कर रहा है वहां पे आपका ब्रेकर एडजस्ट होना चाहिए। ठीक है। जनरली एट 1.25 टाइम्स हम पकड़ते हैं, क्योंकि ऐसे भी आपका रेंज पे नहीं आता है। सपोज 560 आता है 800 एम्पियर, सपोज आपको 790 एम्पियर के आसपास आया तो रेकमेंड किया जाता है कि 1250 एम्पियर भी जाना चाहिए आपको। तो कभी कभी सर जाएगा, कुछ आएगा, या ब्रेकर टर्मिनल हीट हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से ना ब्रेकर तो बहुत ज्यादा एम्पियर ले सकता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सपोज आपका कैलकुलेशन आया 760 एम्पियर ट्रांसफॉर्मर का करंट, तो 800 is not really recommended to go for 1250, because you are assuming that 750 एम्पियर 24 घंटे उस पर फ्लो होते रहेंगे, तो उस पर हीट जनरेशन होना ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। वेयर एंड टेयर चांसेस लॉन्ग रन में 2-3 साल बाद आपको थोड़ा बर्निंग इफेक्ट, थोड़ा सा इसकी इंसुलेशन पंचर होना, बॉटल में इम्पैक्ट आना तो दिखने को मिल जाता है। तो इस केस में 1250 में जाते हैं। ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई फैक्टर के 1.25 अप्लाई होगा? नहीं, पहले तो मल्टीपल फैक्टर जनरली अप्लाई नहीं होता है। इसमें दो कारण है। सपोज आपका करंट एल टी का आया 500 एम्पियर, ठीक है, तो 800 एम्पियर पे हम शिफ्ट कर जाते हैं क्योंकि वो स्टैंडर्ड रेटिंग मिलता है 630, 800। तो उसके बाद अगर सपोज वे रेंज पे भी सेटिस्फाई हो गया तो जरूरत नहीं पड़ती है। सपोज आपको एकदम नेक टू नेक आ रहा है तब डिसाइड करने मुश्किल जा रही है आपको तो कितना होना चाहिए, तो जनरली 1.25 एम्पियर में चलते हैं इसके लिए। 1.25 एम्पियर, 1.25% है, सॉरी। ठीक। गॉट इट। ओके।
समझा ना आपको? एलटी का ब्रेकर का जो भी एलटी ट्रांसफॉर्मर जो करंट आएगा उसको 1.25 करेंगे तब नियरली ब्रेकर के एम्पियर को उसके रेंज में, ब्रेकर के एम्पियर रेंज आता है, उसके रेंज में आप बैठ जाओगे तो उसके अंदर ब्रेकर सिलेक्ट कर लेंगे आप, ठीक है। ओके सर। अब इसके बाद ब्रेकर का अंदर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जनरली अपने नॉर्मल फ्रीक्वेंसी रहता है 50 हर्ट्ज का, ठीक है। फिर आता है इंसुलेशन लेवल, बेसिक इंसुलेशन लेवल। इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ आपको मैं क्या रहता है बेसिक इंसुलेशन लेवल। ये नेक्स्ट ग्राफ पे आते हैं चीजों को लेकर, ठीक है। ये आपको कर्व दिख रहा होगा यहाँ पे आपको, ठीक है, एक कर्व, नॉर्मल सिस्टम वोल्टेज। और ये अमेरिकन स्टैंडर्ड से डिफाइन होता है, इम्पल्स वेव शेप बोलते हैं इसको। ये कैसे मेजर करते हैं ना कि 1.5 पर 40 माइक्रो सेकेंड्स, या इंडियन वाले पकड़, अमेरिकन वाले ऐसे पकड़ते हैं, इंडियन वाले पकड़ते हैं 1.2 बाई 50 माइक्रो सेकेंड्स। अगर 1.2 बाई 50 को अगर पकड़ने की कोशिश किए तो इसका मतलब होता है कि जो यूनिडायरेक्शनल वेव होती ना, तो जीरो से अपनी पीक वैल्यू पे जाने के लिए, ये जो पीक वैल्यू है यहाँ जाने के लिए 1.2 माइक्रो सेकेंड्स में पहुंचता है। और फिर 50% वैल्यू आने के लिए वो रहता है 50 माइक्रो सेकेंड्स, ठीक है। ये समझा नहीं हो हाँ, जाता मुझे लग रहा है आपको। ये एक्चुअली ना, हाँ सर, ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ये क्या है काफी काफी। इसलिए। आपने ये बी आई एल दिख रहा है आपको, बी आई एल लिखा हुआ? हाँ। हाँ, तो ये स्टैंडर्ड है, ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड, और ये इंडियन स्टैंडर्ड होता है। इसमें क्या करते हैं हम, ये जो इम्पल्स वोल्टेज लिखा है ना यहाँ पे, इम्पल्स वोल्टेज इंसुलेशन लेवल का एक 75 kV पर पीक दिख रहा होगा आपको। हाँ। हाँ। इंसुलेशन लेवल बेसिक बी आई एल बोलते हैं, बेसिक इंसुलेशन लेवल बी आई एल। हम्म। तो इसका कैलकुलेशन है ये 75 kV पर पीक कैसे आता है, क्या इसका बैकड्रॉप क्या है, क्या बोलना चाहते हैं इसका अंदर हम। अब अच्छा। देखिए 11 kV के अंदर ये गवर्नमेंट सिस्टम डिफाइंड है, आई एस डिफाइंड है। 11 kV नॉमिनल सिस्टम वोल्टेज में हमारा इंडियन स्टैंडर्ड क्या कहता है, बेसिक इंसुलेशन लेवल होना चाहिए 75 kV, जो यहाँ 75 kV पीक, ठीक है, ये पीक अच्छा। वैल्यू। अभी हम्म। बेसिक इंसुलेशन लेवल होता क्या है, आई थिंक किसी ने कमेंट किया है, एक मिनट। हेलो वैष्णव, हैव यू जॉइंड? किसी ने इंग्लिश में रिकमेंड किया है तो प्लीज आप बोल सकते हैं, कन्वर्ट कर दूं इंग्लिश में। समबडी हैज रिक्वेस्टेड टू डू विद इंग्लिश आल्सो, आई विल जस्ट स्विच इट ऑन, नो इशू विद दैट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट आई विल अंडरस्टैंड दिस। 11 kV is the system voltage, and as per standard, Indian standard, the BIL, that is basic insulation level, should be 75 kV. I am just telling you the backdrop of it, how it is getting calculated. And this, what this does this curve shows. If someone asks you, what is this? You have to standardly tell that as per Indian standard, it is calculated as per 1.2 by 50 microseconds. So write down a piece of paper in near notebook near to you. It is impulse wave shape is 1.2 by 50 microseconds. And now what is 1.2? 1.2 is like that he, when the breaker system starts, or when the current injection starts through the breaker or through the system, it takes 1.2 microseconds to reach 100% of the value. And we're talking in terms of fault current, okay. 1.2 times is 100% of the value, and in 50 microseconds it dropped down to 50% of the value. A sort of impulse wave study they have done for the IC sinusoidal wave, and for that they have defined the standard that what should be in on each voltage level. So this is as per standard. I was telling you, you should know this as a backup. This you can't change first of all in your breaker selection, but you should know what this value means to you. Okay. अच्छा सर, यहाँ पर जैसे अभी जो नेम प्लेट में था वो हाँ, 22 या 26 कुछ था ना ऐसा? 28 आपका ये था, 28 आपका 28 kV आपका वो था, पीक वैल्यू नहीं था, 75 kV पीक वैल्यू है आपका। हाँ, तो हमने जो अभी स्टैंडर्ड के चार्ट के हिसाब से देखा था हाँ उसमें तो 11 kV के ऊपर 75 लिखा है, हाँ हाँ लेकिन हम 11 की जगह ये 28
इंक्लूड कर रहा है उसके जगह पे? हाँ, अभी आपको बताऊंगा, आगे आपको आएंगे आपको। अच्छा। ये पीक वैल्यू आरएमएस, और आपका एक आरएमएस वैल्यू सुने होंगे अपने आप चीजों को लेकर ना। हाँ, एक पीक वैल्यू होता है कि आरएमएस वैल्यू होता है, ये उसका डिफरेंस, उसमें गैप है चीज को लेकर। दोनों वैल्यू मेंशन किया जाते हैं इसके अंदर, एक होता है पीक वैल्यू आपका पीक में, और एक ट्रू आरएमएस वैल्यू जो बोलते हैं हम उसको, उस पर तो इसमें डिफरेंस। आरएमएस वैल्यू क्या 28 है? इसमें ट्रू वैल्यू 28 है और आपका पीक वैल्यू 75, इसने यहाँ पे मेंशन किया है पीके। ट्रू वैल्यू सिस्टम का है 28 है, और आपको जो पीक वैल्यू जो हमने पकड़े ना बीआईएल के हिसाब से, वो 75 जाता है। 75 रखना ही पड़ेगा आपको, बिकॉज इट गोज एट पर स्टैंडर्ड। अच्छा। वी हैव ना, इसको हम स्टडी अगर करना है इसको कहाँ से आता है, तो इसका भी एक बैकअप है कैलकुलेशन, पर वो आईएएस में डिफाइंड है कि ये आपको ये पकड़ना पड़ेगा करके। तो वो लगे तो उसमें जाना तो उसमें जाकर देख सकते हैं, वी कैन गो इन डिटेल ऑफ दैट ओनली, बट इट विल नॉट सो बेसिकली यूज, बिकॉज इट यू हैव टू फॉलो दिस। इफ सपोज इन योर सिस्टम वी फाउंड आउट इट इज 63 kV ओनली, बट यू can't change that breaker. We can calculate our each and our system also. We can calculate fault current for our system. So in the fault current analysis, on all the analysis you found it is coming to 50 kV, suppose like that. My impulse value will be 50 kV, but you can't change the breaker on that conditions. Got it? सर ये जो नॉमिनल वोल्टेज और जो इंडियन स्टैंडर्ड्स है, मतलब हम्म। ये क्या ऐसा है कि 11/75 33/170 से? नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं है। 11 kV सिस्टम के ऊपर इस ब्रेकर का जो स्टैंडर्ड रहेगा उसमें BIS स्टैंडर्ड 75 kV का चाहिए। मतलब ब्रेकर जो मैन्युफैक्चर है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कि अगर हमारा सिस्टम 11 kV है तो हाँ, 75 तो केवी आप का। आप आप जब 33 kV का सिस्टम लोगे प्रोक्योर करोगे, यहाँ पे आप 36 अगर लिखा रहता था, 33 लिखा रहता था, तो यह वैल्यू चेंज हो गई होती थी। अच्छा। ओके दिस हैव टू मेंटेन बाय मैन्युफैक्चरर, यू डोंट हैव टू चेक एनीथिंग ऑन दिस रिकॉर्ड। ओके ओके। You can't change also, and you can't request anything changes for that. It's for your information only, that you should aware of the things. ओके ओके, गॉट Okay. इट। Now I will ask you some question, or to a team. This is breaking current. Okay, you see, this is breaking current. What does this mean? This is showing that 26.3 kilo ampere is the breaking current. So can anybody explain what is this breaking current? इंस्टेंटेनियस करंट है क्या? नहीं, ब्रेकिंग करंट क्या होता है मैं बताता कि आपका जब फॉल्ट आएगा सिस्टम के ऊपर। हेलो। हाँ सर, सुन रहा हूँ। हाँ, आपके सिस्टम में फॉल्ट आएगा तो ये कितने फॉल्ट करंट ये वो कर सकता है, सस्टेन कर सकता है। द ब्रेकर विल गेट ब्रेक, ब्रेक इन नॉट इन टर्म्स ऑफ रिले सेटिंग, वो सब तो बात की बात है। मैक्सिमम कैपेसिटी दैट ही कैन विस्टैंड फॉर शॉर्ट टाइम, शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग करंट 26,300 एम्पियर। मेंशन इट है 26.3 के, but it can be converted, if you convert in ampere it will 26,300. ओके This is nameplate telling that this breaker is can sustain up to this fault. Short time fault, the next question comes that duration of the fault. ये fault continue नहीं sustain कर सकता वो, इस fault instantaneous value, the time limit is that 3 seconds. Short circuit breaking current is 26.3 kilo ampere, and short circuit current duration is 3 seconds. ओके, ठीक है। You understood this? हाँ, मतलब ये जो ब्रेकिंग करंट है मैक्सिमम कैपेसिटी ये 3 सेकंड तक विथस्टैंड कर सकता है। हाँ। अभी आते हैं मेकिंग ठीक है। करंट के ऊपर। व्हाट इज दिस मेकिंग करंट, व्हाट यू कैन अज्यूम इट ऑफ, दिस इज
written here, short circuit making current, and this value is 66 kilo ampere. पीक वैल्यू? Yeah, making current value is 66 kilo ampere, means 66,000 ampere. ये कोई पीक वैल्यू है ना मैक्सिमम करंट का? हाँ, पीक वैल्यू, ठीक है। तो मेकिंग करंट क्या हो सकता है आपके हिसाब से? मैं जनरल पूछने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। मेकिंग करंट मतलब इसमें कुछ ऐसा करें जिसमें वो ब्रेकर दोबारा क्लोज हो जा सकता है, ऐसा मैं कुछ? बताता एग्जाम्पल आपको, मेकिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, कैसे आया। सपोज आपके यहाँ पे फॉल्ट आया है और ब्रेकर ट्रिप हो गया आपका, ठीक है। ब्रेकर फॉल्ट ट्रिप हो गया तो आपको कुछ इंडिकेशन दिखे नहीं, या इंडिकेशन ऐसा कुछ पिकअप नहीं किया, या इंडिकेशन दिखे तो नॉर्मल इंडिकेशन दिखे आपको। पर अभी एज अ सिचुएशन में क्या होता है, जनरली क्या करते हैं सबके सब, एक ट्रायल लेते हैं ब्रेकर के ऊपर। दे गिव वन ट्रायल इन एवरी सिस्टम। सपोज फॉल्ट आया, अब फॉल्ट के एक विजुअल इंस्पेक्शन में फॉल्ट नहीं मिला, कि विजुअल इंस्पेक्शन में कोई आवाज भी नहीं आया, कुछ आंखों दिखा नहीं कुछ हुआ करके, तो विजुअल इंस्पेक्शन के बाद लग रहा है कि सिस्टम हेल्दी है, तो एक ट्रायल लेना चाहिए। तो ट्रायल लेने जाएंगे, सपोज वो फॉल्ट सिस्टम में अभी भी प्रेजेंट है, तो अभी जब ऑन करोगे, तो सपोज केबल आपका फॉल्ट है, केबल पंचर हो चुका है आपका, और वो जमीन के अंदर है, तो आपको दिखेगा नहीं ना वो फॉल्ट, तो आपको फॉल्ट हम्म। है, सिस्टम ट्रिप हो गया आपका। अभी हम्म। आपको कुछ दिखा नहीं फिजिकली, कुछ बाहर से कुछ या अंदर कुछ, जहां पे आप देख सकते हैं, तो देखो मिला नहीं। अभी आपने चालू किया ब्रेकर, अभी क्या होगा, फॉल्ट लाइव है सिस्टम के अंदर अभी भी। तो फॉल्ट इज नॉट, फॉल्ट गया नहीं, ब्रेकर केबल अभी शॉर्ट सर्किटेड है। तो उस टाइम पे क्या होगा, तो फॉल्ट करंट लिमिट और बढ़ जाएंगी, क्योंकि पहले से सिस्टम में फॉल्ट लेवल मौजूद है, पहले सिस्टम पहले से फॉल्टी है। तो उस टाइम पे क्या होता है, मेकिंग करंट एज पर स्टडी फेनोमेना, इट गोज अराउंड 2.5 टाइम्स ऑफ ब्रेकिंग करंट। इट कैन गो, it can go up to 2.5 times of the breaking current। तो इसलिए इसका अच्छा, करंट ज्यादा रहता है मेकिंग करंट का हमेशा, क्योंकि मेक होने पे एक फेनोमेना हो सकता है कि आपके सिस्टम में फॉल्ट प्रेजेंट है। तो इंडिकेट कैसे होगा? मतलब जैसे आपने वही बोला कि सपोज कोई केबल पंक्चर हो गया है, उसके इंडिकेट बाद इसको इंडिकेट नहीं होगा, वो तो आपको सिस्टम स्टडी मालूम पड़ेगा। आपके केबल फॉल्ट होता, थोड़ी रीले थोड़ी बताता केबल फॉल्ट हुआ है। वो तो आपको अभी वाई वाई जाना पड़ेगा, सिस्टम घुसना पड़ेगा, क्या क्या इक्विपमेंट चालू हुए, एक एक ऑन करके देखो, दैट इज टोटली डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। तो मेगर लेना है, क्या लेना है, क्या क्या सिस्टम क्या कहता है, मोटर है, केबल है, बहुत चीजें खराब हो सकती है ना, चूहा घुस सकता है। अच्छा। तो वो फॉल्ट क्या आ सकता है, दैट इज द इन्फिनिटी लेवल ऑफ क्वेश्चन, कि कितने टाइप ऑफ फॉल्ट आ सकते हैं, मतलब किस वजह से, कितने टाइप है ना, किस वजह से फॉल्ट आ सकता है। मिकी करंट का करंट ज्यादा क्यों होता है, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, नहीं एक्चुअली इसका सिग्निफिकेंस क्या है जब इसका कुछ है मतलब? किसका मेकिंग करंट सिग्निफिकेंस, मतलब समझा नहीं सवाल। जैसे हर किसी कोई चीज जैसे हमको बताते हैं अभी ना, मैंने जैसे आपको रेटिंग। पूछा कि सपोज मेकिंग करंट वाई 66 किलो एम्पियर, वाई नॉट 50 एम्पियर, वाई नॉट 12 एम्पियर, वाई नॉट 800 एम्पियर। अच्छा अच्छा, ये तो समझ गया, 2.5 टाइम्स होता है ब्रेकिंग करंट का। हाँ, तो लॉजिक ये है ना उसका। अच्छा सपोज अच्छा। क्लाइंट सेज यू कि नो, आई वाई विल यू पे फॉर 66 किलो एम्पियर। 60 किलो एम्पियर अगर सस्टेन करना है तो इक्विपमेंट वैसे बनाना पड़ेगा ना। योर सब सिस्टम शुड सस्टेन 66 किलो एम्पियर फॉर शॉर्ट टाइम, और सस्टेन 26 किलो एम्पियर फॉर 3 सेकेंड्स, so that needs cost। ओके ओके। So why you want to select 66 kilo ampere or 26 kilo ampere? They have that logic. कि sir might be situation that you can start in a fault situation, in a fault level situation, that in that scenario breaker would get burst out, or you can have a safety margin। ओके। Now we come to operating sequence। This is operating sequence। I will tell you this in brief. What is this means? This is breaker operating sequence. This comes in O. O means open. O means open. You should write in copy also. Okay. So in your language, in your language, what you feel comfortable, okay? This O means open, operation O, open of circuit breaker. Circuit breaker trips or open, whatever you want. Contact get open. Then this 0.3 seconds is the dead time.
we'll just now will I will just make you understand this, then I will try to I will make you understand whole scenario also. And this is C means close and O means open. Open, so O is open, this C means close. Then again 3 minutes of reclaim time, and the start of next cycle. What this cycle is going to is telling us that if suppose we open a breaker, ब्रेकर कॉन्टैक्ट अगर आपने ओपन कर दिए, ट्रिप से हुआ है या आपने ओपन किए है ब्रेकर, खुद से आपने ऑफ किया है, ब्रेकर कॉन्टैक्ट ओपन हो गया, ठीक है। उसके बाद ब्रेकर 0.3 सेकेंड तक का कोई ऑपरेशन करने देगा नहीं आपको, 0.3 सेकेंड तक डेड टाइम उसके लिए, ठीक है। ब्रेकर हाँ। इनबिल्ट ही करने देगा, उसके लिए एंटी पंपिंग रिले रहता है दैट लुक्स आफ्टर दिस एक्शन। ब्रेकर वोंट अलाउ टू डू दिस। आफ्टर 0.3 सेकेंड्स आप ब्रेकर को क्लोज कर सकते हो। ब्रेकर क्लोज करना मतलब ब्रेकर को ऑफ ऑन कर सकते हो आप, ठीक है। और ऑन करना और ऑफ करने में कोई भी टाइम अपना ब्रेकर खुद से टाइम डिले नहीं करेगा। ऑन ऑफ इंस्टेंटली हो सकता है। ये ऑन हुआ, फॉल्ट हुआ, कोई चीज हुई, आप इंस्टेंटली ऑफ कर सकता है, ठीक है। ये एक साइकिल हो गई। फिर 3 मिनट तक कोई ऑपरेशन नहीं करेगा वो। 3 मिनट तक डिक्लेम टाइम होगा ब्रेकर का। फिर से वो नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएंगे, सी। ये क्या ऑटोमेटिक होगा या मैनुअल? हाँ ऑटोमेटिक, आपको कुछ नहीं करना है। ये एंटी पंपिंग रिले लगा रहता है सिस्टम के अंदर, ब्रेकर के अंदर ही दिमाग है लगाने का। अच्छा, मतलब सपोज कोई फॉल्ट हुआ तो ये हाँ पहले ट्रिप करेगा, हाँ। उसके बाद 3 सेकंड तक कुछ नहीं करेगा। कैन 0.3। गिव मी अ मोमेंट, 1 मिनट। सॉरी सॉरी। हेलो। हाँ, यस सर। हाँ सॉरी। हाँ तो यू आई नो साइकिल एक दिन समझ में नहीं आती है, तो ब्रेकर नहीं का नहीं, मैं हाँ बता बोलिए। रहा हूँ कि पहले कुछ प्रॉब्लम होगा तो पहले ये ट्रिप करेगा, बिल्कुल। उसके बाद 0.3 सेकंड तक ये कुछ काम नहीं करेगा, नहीं करेगा। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली क्लोज होगा और ऑटोमेटिकली बिना। ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली क्लोज करने के लिए आपको जाना पड़ेगा ना, आप ब्रेकर क्लोज करूंगा अभी कहा ना आपको, फॉल्ट के स्टैंडर्ड में आपको क्लोज कर सकते हो ब्रेकर आप। अच्छा, ने वही तो पूछा कि ब्रेकर ऑटोमेटिक नहीं, मैनुअल। ऑटोमेटिक नहीं करेगा ब्रेकर। सपोज आपने यहाँ पे ओपन कर दिया ब्रेकर और आपने 0.3 सेकेंड नहीं रुके, आप इंस्टेंटली क्लोज करने गए, तो 0.3 सेकेंड ब्रेकर इनबिल्ट टाइम है, तो वो अलाउ नहीं करेंगे आपको। यू कैन टेक 1 आवर ऑल्सो, आप 2 घंटे बाद चार्ज करो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर लीस्ट टाइम इज 0.3 सेकेंड। अच्छा ठीक है, उसके बाद उसके बाद क्लोज आप कर सकते उसके बाद आप क्लोज कर सकते हो ब्रेकर। फॉल्ट है सपोज सिस्टम के अंदर, क्लोज हैं। हाँ। किए, फॉल्ट है तो इंस्टेंटली ट्रिप करेगा। अच्छा। तो उस टाइम पे ब्रेकर आपको टाइम नहीं चाहिए, आपको ट्रिपिंग मतलब आपको चाहिए कि इंस्टेंट ट्रिप हो जाए, जैसे ही फॉल्ट है ट्रिप हो जाए, ब्रेकर खुद से टाइम डिले ना करे। अच्छा। फॉल्ट कंडीशन पर, ठीक है। हम्म। उसके बाद 3 मिनट उसके का बाद 3 मिनट तक वैसे कुछ। रिक्लेम टाइम रहता है ब्रेकर के पास। फिर नेक्स्ट साइकिल चलेगी। रिक्लेम मतलब स्टैंड बाय। स्टैंड बाय बोल सकते हैं, या ब्रेकर के कांटेक्ट रिस्टोर करने के लिए टाइम लगता है चीजों को लेके, या उसका हीट डिसिप हीट जो जनरेट होता है ना बेसिकली, हीट को निकलने में टाइम लगता है।
वो जो कॉन्टैक्ट है, अभी हम नेक्स्ट में ना असेंबली दिखाऊंगा ब्रेकर का आपको, ब्रेकर का वर्किंग और असेंबली कैसा होता है, ताकि ये आप रिलेट कर पाओगे थोड़ा सा उसके साथ। तो उसके अंदर अच्छा। आपको दिख जाएगा कि अंदर जो मैकेनिज्म होता है ना, दैट अभी फॉल्ट इतना बड़ा लेवल का है, तो ऑब्वियसली ब्रेकर के कॉन्टैक्ट टर्मिनल माइट हैव गॉट हिटन विद दैट ना, उसको भी इम्पैक्ट हुआ होगा ना। हम्म, हाँ, तो उसके लिए रिक्लेम टाइम रहता है, ये मैन्युफैक्चरर मेंशन करता है। और लास्ट में स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट तो साइकिल। नेक्स्ट साइकिल फिर से चालू, 3 मिनट के बाद आप वापस चालू कर सकते हैं, एंड दिस साइकिल गोज ऑन, कंटिन्यू गोज ऑन, ओके। अच्छा अच्छा। गॉट इट। ये आप कॉपी में लिखो यस आपके सर। अपनी लैंग्वेज में या आपकी भाषा में, जो इजी पढ़ सके। ये समझाना मुश्किल होता है। समझ, हमें लिख लिया। हाँ, ठीक है। ऑपरेट सीक्वेंस हो गया था हमारा। अभी आ रहे हैं क्लोजिंग, ये सप्लाई वोल्टेज पे, ये 30 वोल्ट डीसी जो है ना, ये आपका जो क्लोजिंग कॉइल या ट्रिपिंग कॉइल है ना, उसका वोल्टेज कितना रहता है। ये 110 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। ये आप जो मांगोगे वो मिल जाता है, और ना इसका अंदर का सो सप्लाई वोल्टेज है जनरली 30 और 110 का होता है। ये स्टैंडर्ड ही है, इसके अंदर आपको रैंडम फिगर देखने को नहीं मिलेगा, आपको 66 kV, 60 वोल्टेज, 24 12 ऐसा देखने को मिलेगा नहीं आपको। या तो फिर 30 या फिर। 110, 110। ठीक है सर, इसमें ना ये हाँ बाकी बोलो। रहेगा, इंसुलेशन लेवल पे जो 28 kV है ऊपर का, वो कैसे आया फिर उसको, वो शायद। नहीं नहीं, बाकी नहीं, अपन डिस्कस किए ना, 28 kV इज द RMS वैल्यू, 75 kV इज द पीक वैल्यू। आई टोल्ड यू, दिस इज ऑलरेडी IS में डिफाइंड है, ये हम कैलकुलेट नहीं करते। ये ब्रेकर मैन्युफैक्चरर को जो इक्विपमेंट लगा रहा है वो, जो जो डिजाइन करेगा ब्रेकर, उसको ये मेंटेन रखना है कि उसका ब्रेकर इतना इंसुलेशन लेवल हो उसके ब्रेकर के अंदर। आज जो टेस्टिंग को जाओगे तो आप मांग सकते हो टेस्ट करके ब्रेकर को, तो मुझे टेस्ट करके दो करके। अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गया, ये ओके। हम नहीं बनाते हैं इसके लिए, एज अ डिजाइन इंजीनियर वी डोंट, वी शुड नो दिस थिंग्स कि व्हाट दे आर प्रोवाइडिंग, बट इस मेंशन इन स्टैंडर्ड ओनली, दे हैव टू गिव दिस। ओके सर। मैं विल, इसमें कोई डाउट है अभी आपको? नहीं सर। जनरली यही रहता है, इसके अंदर से वोल्टेज और करंट चेंज होगा, करंट का बेसिक बताया आपको, वोल्टेज का भी बताया आपको मैंने, और ये आपको नोन होना चाहिए चीजों को लेकर, ठीक है। इसके अंदर 2 3 वेरिएंट और आते हैं, 12.5 आता है, ये शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग करंट के अंदर ना, इसकी भी डिफाइंड रेंज है, इस 26.3 ही क्यों है। और क्यों कैसा है कि इसका सेट डिफाइंड है इसके अंदर एज पर इंडियन स्टैंडर्ड, 12.5, 26.3, 33, 36, ऐसा स्टैंडर्ड रेंज चलते हैं इसके अंदर, ठीक है। ऐसे बीच अच्छा का रेंज अच्छा। नहीं मिलेगा, 21 22 ऐसा रेंज नहीं मिलता अपने को, ठीक। तो इसमें जो 26.3 होगा, ये कौन सा कैलकुलेशन से आ रहा है? नहीं, ये इंडियन स्टैंडर्ड में ना एक वन सेट बना के रखा है, कैसा है ना कि हर कंपनी का, मैं बताता, हर कंपनी हर प्रीमाइसेस का फॉल्ट लेवल अलग अपना अपना हो सकता है, ठीक है। पर हर तरीके से ब्रेकर नहीं बना सकते ना हर बार उन चीजों को लेके। आपकी कंपनी का फॉल्ट लेवल सपोज हुआ बहुत मिनिमम है, था मतलब 12 kilo एम्पियर, सपोज थोड़ी 12,000 एम्पियर फॉल्ट लेवल, पर ऑन दैट बेसिस ब्रेकर कांट गेट मैन्युफैक्चर्ड। तो किसी और कंपनी का 15 kilo एम्पियर है, तो वैसा ब्रेकर बनाना मुश्किल होता है, मतलब मैन्युफैक्चर किस स्टैंडर्ड पे ब्रेकर बनाएगा और IS किस स्टैंडर्ड फॉलो करने देगा। तो इसलिए IS क्या करता है, ये एक स्टैंडर्ड और डिफाइन कर देता है, ट्रांसफॉर्मर केस में भी सेम करता है। अब रैंडम साइजेस नहीं मिलते, आपको स्टैंडर्ड साइज ही मिलेंगे। उसके वजह से क्या है, उसको भी लॉसेस डिफाइन किया जा सकता है कि इसने इतना KV पे इतना लॉसेस मिलना चाहिए। सेम विद ब्रेकर, कि इतना ब्रेकर पे इतना इंसुलेशन लेवल होना चाहिए, ये आपका स्टैंडर्ड मैकेनिज्म होना चाहिए चीजों को लेकर। तो एक अपन डिफाइन कर सकते हैं रेंज को साथ, और रैंडम रैंडम फिगर पे डिफाइन नहीं कर पाओगे आप स्टैंडर्ड्स ना। ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ सर।
ये इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मैकेनिज्म दिखा रहा, ताकि आप समझ पाओगे कि ब्रेकर दिखता कैसे है। इसका तो एक वीडियो भी है, तो ना आपको रिलेट कर पाऊँ थोड़ा सा, ना इमेजिनरी दुनिया चलती रहती है कि अंदर क्या हो रहा है, क्या है दिखता है ना। वो देख लोगे तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं नहीं, ये इसके बारे में हम बात कर रहे थे वहां पे। ठीक है। हम्म। ये बेसिकली मैकेनिज्म ऐसा दिखता है, आउटडोर ब्रेकर है। ये ओवरऑल मैकेनिज्म ऐसा रहता है। वी नॉट डू डिटेल्स, ये ऐसा क्यों वैसा क्यों करके, कि हर मैन्युफैक्चर अपने तरीके से बनाता है। ऐसा नहीं कि स्प्रिंग यहाँ है तो सब जगह स्प्रिंग यही मिलेगा आपको। अच्छा, ठीक है। हम्म। ये ओवरऑल मैकेनिज्म बोलते हैं। ये स्टैंडर्ड नाम लिखा मैंने, आपकी हर ब्रेकर में आपको ये चीजें दिख जाएंगी। लोकेशन अलग हो सकता है, ओरिएंटेशन अलग हो सकता है। ये हॉरिजॉन्टल हो सकता है, ये वर्टिकल हो सकता है, ये एंगुलर हो सकता है, दैट कैन वो हो सकता है, पर बेसिक चीजें मिलेंगी आपको। ऐसे ये क्लोजिंग का स्प्रिंग है। ठीक है। ये मैनुअल स्प्रिंग चार्ज, आपको ये मोटर काम नहीं किया तो मैनुअल कैसे स्प्रिंग चार्ज कर सकते हैं आप। और ये स्प्रिंग चार्ज का मोटर है। ये क्लोजिंग कॉइल है उसके, तो ब्रेकर क्लोज करने के लिए। और कंट्रोलिंग एमसीसीबीज है ये ब्रेकर के। ठीक है। सर लेफ्ट में ये टाइमर क्या था? कहाँ पे? ये काउंटर है। ब्रेकर कितने बार ऑपरेट हुआ उसका काउंटर। ये ट्रिपिंग कॉइल है, आपको वहाँ दिखा नहीं होगा सामने आपको, ये फोटो के अंदर इसके पीछे है ट्रिपिंग कॉइल। यहाँ दिख रहा है ट्रिपिंग। ये जनरल दिखाया में ट्रिपिंग कॉइल दिखता कैसे है। ये जला हुआ है। ये ऐसे जल जाता है ट्रिपिंग कॉइल, वोल्टेज कम ज्यादा हुआ ना तो ऐसे जल जाते हैं ट्रिपिंग कॉइल। इस कैन से ऑल्सो भी फॉल्ट का हो सकता है कि इसके वजह से फॉल्ट हो गया करके। ठीक है। ये ट्रिपिंग लीवर रहता है। और इसका ऑक्सिलरी ड्रम, एनओएनसी कॉन्टैक्ट घुमाने के लिए ड्रम होते हैं। ऑक्सिलरी ड्रम होता है ना। ब्रेकर का आपको जो डिस्प्ले में दिखता है ना, ब्रेकर ऑन हुआ है, ऑफ हुआ है, सर्विस में चला गया है, ये आपको लाइट चेंज होती है आपको पैनल के ऊपर। तो बेसिकली यहाँ से होती है चीजें। ऑक्सिलरी ड्रम सब चेंजेस करता है उसके अंदर। यहाँ पे ड्रम होते हैं ना उसके अंदर, जब ब्रेकर घूमता है तो ये भी घूमता है साथ में इसके अंदर। तो वो ये वायर के थ्रू एनओएनसी उसको करते रहता है उसको। तो उसके साथ आपको इंडिकेशन दिखते रहता है उसको। हम्म। अभी एक आपको मैं ब्रेकर वीडियो दिखाता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर। वो आउटडोर ब्रेकर था, ये इंडोर ब्रेकर है। ठीक है। ये इंडोर ब्रेकर ऐसा दिखता है बेसिकली, ये बाहर का फोटो दिखता है ऐसे कि ये ऑन हो गया, ये ऑफ बटन, ये स्प्रिंग चार्ज इंडिकेशन, ये ऑन ऑफ का स्टेटस, ये पुश बटन है, और ये काउंटर। ठीक है। और ये स्प्रिंग चार्ज का हैंडल। अब इसका मैकेनिज्म क्यों बताने की जरूरत है हमको, बताता हूँ कि क्या ऑपरेशन कैसे होता है ब्रेकर के अंदर। इसमें दिखेगा आपको। यहाँ पे देखिए ऑन नहीं हो रहा ब्रेकर। यहाँ पे स्प्रिंग चार्ज नहीं है ब्रेकर, तभी हम स्प्रिंग चार्ज करेंगे ब्रेकर को। बिकॉज स्प्रिंग चार्ज का ऐसा मैकेनिज्म रहता है, ये मोटराइज भी रहता है और हम ही जानबूझ के हैंडल से कर रहे हैं। तो स्प्रिंग चेस्ट कैसे होगा सर? स्प्रिंग चार्ज ये हाथ से कर रहे हैं ना अभी हम लीवर के साथ, अंदर स्प्रिंग लगा है ना। अभी आपको दिखा ना मैकेनिज्म के अंदर स्प्रिंग लगी थी एक बड़ी सी। हाँ हाँ। उसको हम खींच रहे हैं अभी हाथ से। ये हेवी रहता है, आपको फोटो वीडियो समझ में नहीं आ रहा है। ये ताकत लगती है इसको थोड़ी सी, इसलिए इसलिए मोटर प्रोवाइड की जाती है। अभी देखो स्प्रिंग चार्ज हो गया। ठीक है। अभी चेंज नहीं ऑन। हुई? हाँ। अच्छा। ये हुआ नहीं, यहाँ पे ठीक। देखो ये स्प्रिंग चार्ज इंडिकेशन आ गया। यह इंडिकेशन नहीं था, तो स्प्रिंग डिस्चार्ज था अच्छा यहाँ पे। ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ पे स्प्रिंग चार्ज कर दिया, यहाँ चार्ज हो गया। अभी ब्रेकर ऑन हो सकता है।
हम्म अभी असेंबली दिखा था ना आपको, बड़ी सी स्प्रिंग थी एक यहाँ पे लगी हुई। हम्म 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 अब ये ब्रेकर ऑन हो सकता है, अभी ऑन करेंगे यहाँ स्टेटस चेंज हो जाएगा। देखो ये ऑन हो गया। हम्म। अभी ऑफ कर सकते अच्छा। हैं। ये अंदर का दिखता है ऐसा। ये जो हम अभी इसका कवर खोल दिया मैंने इसका अंदर, ये ऑन ऑफ ऐसा दिख रहा था उसका। ये स्प्रिंग अच्छा। चार्ज कर, ये स्प्रिंग है ना, ये स्प्रिंग चार्ज कर रहा था एक्चुअली। अभी अगले वीडियो में दिखेगा आपको। देखो ये मैंने कवर खोल कर दिखाने की कोशिश करी, ये स्प्रिंग देखना, आपको टेंशन में आएगा। ये देखो, पूरी असेंबली घूम रही है इसके साथ, स्प्रिंग पे चार्ज करने के लिए गियर्ड है पूरे इसके अंदर। और ये हम्म। मोटर है, ये मोटर है। अभी ये मोटर से ऑपरेट नहीं कर रहे, अभी हम उससे कर रहे हैं, हाथ से। ये होगी स्प्रिंग चार्ज, ठीक है। अभी हम इसको ऑन करूंगा तब देखना डिस्चार्ज कैसे होती है स्प्रिंग। ये देखो हो गई डिस्चार्ज, दिखा आपको। ये हाँ, देखो। स्प्रिंग में ना। हाँ, ये बेसिकली हम चार्ज कर रहे थे स्प्रिंग। अच्छा। ऑफ करेंगे तो एक डिस्चार्ज पोजिशन का पड़ा रह गया वो। ये सब जो मैकेनिज्म है ना, इसको मेंटेन करने के लिए ही वो जो सर्किट है ना जो आपने देख रहे थे, वो लगता है। एंटी पंपिंग ये सब चीजें उसको लगती है। अभी मोटराइज करेंगे, ये एमसीबी ऑन कर दिया हमने। अब वो मोटराइज होता है। ये प्लगर बोलते हैं इसको। अच्छा। ये बेसिकली कनेक्ट, मतलब ऊपर जो हमने पावर ऑन किया अभी हमने ना, तो उसका पावर नीचे ब्रेकर तक आया ही नहीं था, इसलिए बोलने की कोशिश करती है। प्लगर या प्लंजर बोलते हैं इसको, दो दो भाषा हो सकते हैं, प्लगर प्लंजर, टू वर्ड्स हो सकते हैं। इसको बेसिकली यहाँ लगाना पड़ता है। ये अभी हमने लगा दिया प्लगर उसके अंदर। अभी लग गया प्लगर, ठीक है। मतलब ये जो सप्लाई वोल्टेज है नीचे चली गई ब्रेकर के पास, डीसी हम्म पहुंच गया इसके ब्रेकर के पास। अभी मोटर घूमना चालू करते हैं, ये मोटराइज स्प्रिंग चार्ज हो जाएगा पूरे यहाँ पे। ये स्टेटस भी चेंज हो जाएगा यहाँ पे। अभी ये ऊपर से कर सकते हैं हम, बेसिकली यहीं से करना चाहिए। अभी ये टीएनसी इसको क्लोज और ट्रिप कर सकते हैं, यहाँ पे मैं क्लोज करूंगा। ये क्लोज हो गया ब्रेकर, ऑन हो गया ब्रेकर। अभी जो आपको बोला था ना मैं आपको, ये देखो, ये एंटी पंपिंग का काम करता है। दिखा ना ये स्ट्रोक्स, इस पे बेड जो लगता है, ये सब मेंटेन करने का एंटी पंपिंग का काम रहता है ये। ये ब्रेकर ऑन किए, ऑफ कर दिया मैंने। ये उसके कॉइल बोले ना हमने, कॉइल 30 वोल्ट डीसी के कॉइल जो रहते हैं ना, वो ये कॉइल्स रहते हैं साइड में लगे रहते हैं ब्रेकर के ऊपर, ठीक है। ये शंट कॉइल है, ट्रिपिंग का कॉइल है, और क्लोजिंग कॉइल रहता है। हम्म। मैं कॉइल के थ्रू ही क्लोज ट्रिप हो रहा है बेसिकली, ठीक है। अच्छा। ये हाथ से कर सकते हैं उस कॉइल को, ये प्लंजर रहता है इसके अंदर, या फिर दबाओगे तो आप ये हाथ से भी कर सकते हैं ब्रेकर को ऑन ऑफ। तो इसके लिए हम कर रहे थे स्विच के थ्रू, तो कॉइल को डीसी डीसी सप्लाई दे रहे थे, उससे एक्चुएट करा रहे थे हम कॉइल को। हम्म दिस इज द प्लगर, ऐसा दिखता है प्लगर अपने को बेसिकली। ये ब्रेकर के अंदर ये पार्ट फिक्स रहता है, ये मूविंग रहता है, ठीक है।
ठीक है। ये समझा आपको ये वाला? मैं एकदम समझ में नहीं आएगा, ये बोलने की सिर्फ मतलब ये था कि ब्रेकर का मैकेनिज्म ऐसा है, तो वो आपको थोड़ा नेम प्लेट से रिलेट थोड़ा अपन समझ पाएंगे कि भाई अंदर मैकेनिज्म क्या होता है, मतलब क्लोज क्या होता है, ट्रिप क्या होता है। इसलिए बताने के लिए आपको मैंने वो ब्रेकर दिखाया, क्योंकि वो ब्रेकर ड्यूटी साइकिल ऐसे पढ़ के समझ में नहीं आता है। हम्म। आप जब साइकिल देखोगे ब्रेकर करने की, इतने ऑपरेशन रहते हैं ब्रेकर करने के लिए, तो ड्यूटी साइकिल को आप तो समझ पाओगे अच्छे से आप उसके ऊपर। ठीक है, अच्छा, ठीक है। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। सर इसमें ब्रेकर का सिलेक्शन और कैलकुलेशन है? ब्रेकर सिलेक्शन वही बताया आपको मैंने कि ब्रेकर सिलेक्शन सबसे पहले आपका इस पे रहता है, बेसिक रहता है, करंट के ऊपर रहता है। ब्रेकर सिलेक्शन के अंदर आपको एक ही पैरामीटर रखना है, वोल्टेज और करंट। और आपका जो ब्रेकिंग करंट है ना, उस जो हमने अभी देखे पैरामीटर्स आपके हमने, उसके साथ हम्म। आपको इंटरलिंक है। स्टार्टिंग मैंने कहा था ना, तो बेसिकली आपको ट्रांसफॉर्मर करंट देखना है आपको उसके अंदर। ट्रांसफार्मर अच्छा। की एलटी करंट देखना है, जो अभी आपको मैं लोड लिस्ट दूंगा ना, अभी आपको मैं आज, और इसके बाद होमवर्क में आपको मेल दूंगा, एक्सेल शीट आपको मैं, उसके अंदर आपको लोड लिस्ट में आपको निकालना पड़ेगा कितना करंट आ रहा है। उस करंट के हिसाब से आपको एचटी ब्रेकर सिलेक्शन करना पड़ेगा ट्रांसफार्मर एंड के पहले, अच्छा। ट्रांसफार्मर की इनपुट में, ट्रांसफार्मर का आउटपुट में। उसमें अब वोल्टेज डिफरेंस भी आ जाएगा चीजों को लेके कि तो ट्रांसफार्मर इनपुट में दूसरा वोल्टेज, ट्रांसफार्मर का आउटपुट दूसरा वोल्टेज, दोनों वोल्टेज के साथ पकड़ के कितना एम्पेयर आ रहा है और ब्रेकर कितना सिलेक्ट करोगे आप। सर ब्रेकर ट्रांसफार्मर के अलावा जो और भी जो इंस्ट्रूमेंट होता है जैसे आपका बाकी का हो गया, उसके लिए भी तो लगेगा? हाँ, वो एलटी में जाएंगे ना हम उसको लेके। अच्छा। ये और ग्रेजुअली इसका एसटी से आ रहे हैं। अच्छा कि सर, कैलकुलेशन का क्या होता है, इसका कैलकुलेशन? किसका? ब्रेकर का सर, स्विच गियर का? तो वही बोला, बेसिक ब्रेकर स्विच गियर में ओनली एम्पियर का ही कैलकुलेशन होता है, एंड एम्पियर कैलकुलेशन डिपेंड्स ऑन दैट इक्विपमेंट दैट यू आर यूजिंग ऑन इट। ट्रांसफार्मर, मोटर्स, जो अभी मोटर्स में जाएंगे, जो इक्विपमेंट अच्छा पंप अच्छा। लगाओगे, कंप्रेसर लगाओगे, जो भी चीजें लगाओगे ना, उसके ऊपर हम्म। डिपेंड करता है आपकी ब्रेकर, एमसीबी, एमसीसीबी कितने का लगना चाहिए उसके अंदर। अच्छा, ठीक है सर। और एमसीसीबी जब एलटी का लो लो, एसटी का ले लो, ये जो शॉर्ट सर्किट करंट है ये सब में डिफाइन रहता है। तो आपको गैप की एलटी में जाओगे तो 36 किलो एम्पियर, 50 किलो एम्पियर तक का शॉर्ट सर्किट वैल्यू मिलेगा आपको। कंसेप्ट सेम ही रहता है दोनों के बीच में। अच्छा, ठीक है मेन सर। ड्राइविंग फोर्स फॉर एस टी एल टी स्विच इज द करंट, ओके ओके। ओनली ठीक फॉर सिलेक्शन ऑफ थिंग, अदर थिंग्स फॉर रिलेटेड टू दैट। की अभी आपको एग्जांपल मैं ड्राइंग दिखाता हूँ ब्रेकर का, एक साथ कैसे आता है ब्रेकर अपने पास आपको। इसके साथ टेस्टिंग सर्टिफिकेट्स भी रहते हैं, आपको ब्रेकर का मालूम होना चाहिए कि आपको जो इक्विपमेंट बुला रहे हो उसका साइकिल क्या चाहिए। ठीक है, है। अभी क्लोज ट्रिप समझा आपको। अभी क्लोज ट्रिप का आपके साथ लिंक है रिले के साथ भी। आप जब ब्रेकर ऑर्डर करोगे तो आपको मेंशन करना है कि भैया इसके अंदर क्लोजिंग का साइकिल कितना चाहिए, ट्रिपिंग साइकिल कितना चाहिए साइकिल। मैं आपको दिखाता हूँ अभी आपको। स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ सर। ये बेसिकली ऐसा पैनल और ब्रेकर का मिला के आता है आपके पास। ये ऐसा आपके ऊपर चार्ट आएगा कि क्लाइंट के थ्रू आप जो सिलेक्शन कर चुके होंगे एम्पियर के रिलेटेड, कि 36 12 केवी के 800 एम्पियर का मेरे को ब्रेकर चाहिए।
उसके बाद अभी और सिर्फ ब्रेकर तो अलग से आएंगे नहीं, ब्रेकर विथ पैनल ही आएंगा आपका, क्योंकि ब्रेकर कंट्रोल करने के लिए पैनल लगेंगे आपको ना। ऐसे अभी आपने देखे, ब्रेकर स्टैंड अलोन नहीं आता है। आता है सर कि दैट कम्स अंडर स्पेयर, बट डेफिनेटली इफ यू वांट टू यूज इन अ कंपनी यू वांट अ पैनल ऑन दैट ऑल्सो, ठीक है। मतलब एज गुड है कि गाड़ी के इंजन लेके क्या करेंगे, गाड़ी भी लेंगी ना अपने को तो। हम्म। तो ये ब्रेकर विथ पैनल आता है, ये बेसिकली डेटा शीट आपको मिलती है क्लाइंट के थ्रू। क्लाइंट मतलब कि जब ऑर्डर करोगे आपको जो भी ओईएम रहेगा आपको वो आपको मेंशन करके ऐसे देंगे आपको। इसके अंदर आपको फिर जो चीजें हमने बात की है ये पूरा मेंशन करेंगे आपको। दो आपको 6 एम्पेयर एमसीबी क्लोजिंग को दे रहा हूँ, 10 एम्पेयर को ट्रिपिंग दे रहा हूँ, ये पूरे डिटेल मेंशन करेंगे उसके अंदर कि क्या क्या लैम्प से लेके सब कुछ, ये रिलेज एंटी पंपिंग जो हमने बात की अभी, ये कितने वोल्टेज का 30 वोल्टेज चाहिए हमको, ये पूरी चीजें मेंशन करेंगे उसके अंदर वो। अभी इसके अंदर पैनल भी पार्ट है एज अ ब्रेकर का, तो इसके अंदर पूरे रिले कौन से लगेंगे क्या लगेंगे ये पूरे, ब्रेकर बस पैनल ये दोनों मिला के आता है, ये पूरे चलेंगे तो ये मिलेगा। अभी इसके अंदर ब्रेकर का ड्राइंग ऐसे मेंशन करते हैं कि ब्रेकर के दिखेंगे ऐसा अपने को। ब्रेकर इसका अंदर ही है, ब्रेकर ये स्टैंड अलोन पार्ट, और उसका जो कंट्रोल करने के लिए पूरी ये पैनल लगता है जो पूरा ड्राइंग आता है उसके अंदर। बेसिकली आपको ऐसे ही मिलेगा आपको। ब्रेकर तो पहले से ओईएम का डिजाइन है, एबीबी एग्जाम्पल एलएनटी, वो ऑलरेडी डिजाइन करके रखा है ब्रेकर उसने आपके लिए। आपको ब्रेकर का एम्पियर और वो बताना है, उसके साथ में ये आपको लेना ही है पैनल्स, तो उसका ही जो आपने पढ़े वो सब कंट्रोलिंग के लिए आपको यहाँ बताना पड़ेगा। ऐसा आपको ड्राइंग्स आएंगे आपके पास, आपके अप्रूवल के लिए, आपके रिव्यू करने के लिए। ये ड्राइंग एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर किसकी तरफ से आएगा आपके पास? आपने इसको ऑर्डर किया है पैनल, सपोज आपने एलएनटी को ऑर्डर किया तो एलएनटी आपको ड्राइंग सबमिट करेंगे कि सर हम ये पैनल दे रहे हैं, आप इसको ओके नॉट ओके या इसके चेंजेस रिकमेंड करो। तो आपको फिर इसके अंदर जो आपने अभी पढ़े या अभी पढ़ोगे, सिटी विटी हमने कवर नहीं किया इसके अंदर अभी, अभी आगे फर्दर क्लासेस में सिटी जब कवर करोगे तो इसके अंदर मेंशन रहता है। रिलेज जब हम पढ़ेंगे तो रिलेज, ये जो रिले लिखे हैं पूरे आपको आज समझ में नहीं आएंगे रिलेज के अंदर के। यहाँ पे देखो रिले लिख रहेंगे तो ये दिखे ना आपको रिले, एनंसिएटर वाला रील अलग है, ये अब ये ब्रेकर का वो हो गया ब्रेकर, ये सी ब्रेकर पार्ट है ये दिख रहा ना, ये सी ब्रेकर है, बाकी सब उसके आसपास के आइटम है। अच्छा। उस, ये उसमें है ड्राउट। ये अब ओडी ओवर कंट्रोल फॉल्ट रिले जो हम मांग रहे हैं ना, ये रिले दिया जाएगा आपको। बोलो ना, आप कुछ बोलो। मतलब ये जो आपने येलो मार्क किया, क्यों? नहीं नहीं, ये आपके लिए नहीं है, ये क्लाइंट के लिए था कि मेरे को चेंजेस करके चाहिए इसके अंदर, इसके लिए। नॉट फॉर यू, इट्स वो इंटरनल कि मेरे को इसमें चेंजेस करने थे, इसीलिए मैंने वो रिव्यू, आपने रिव्यू के लिए मैं चेंजेस किया इसको मैंने। अच्छा। तो ब्रेकर के साथ, ब्रेकर तो एक सिलेक्शन हो गया, उसके साथ ही पूरी चेक करने पड़ते हैं अपने, ठीक है। अब जैसे फर्दर ऑन जाएंगे तो आपको इसके अंदर मैच्योरिटी आ जाएगी चीज़ों को पता, ठीक है। अभी आपको टेस्ट सर्टिफिकेट दिखाता हूँ जो आपको वेरीफाई करना है, आपको जो क्लाइंट से मांगोगे। तो टेस्टिंग दिखाऊंगा मैं आपको, ब्रेकर का सिखाऊंगा आपको मैं टेस्टिंग कैसे होती है, और आपको मैं दिखा देता हूँ कि क्या रिक्वायरमेंट रहती है। स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ सर। ये ब्रेकर के डिटेल हो गए जो हमने नेम प्लेट में पढ़े थे ना, ये पूरा वही लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको हम हमें टेस्ट जो करना है, ये रूटीन टेस्ट है जो हमें नहीं करना है, वो जब हम जो जब जाते हैं क्लाइंट के पास या जब सुपरविजर चेक करने को जाएंगे तो ये चीजें करके मांग सकते हैं। इसमें बस देखना होता है रूटीन टेस्ट का जो रिपोर्ट आता है? रूटीन टेस्ट का रिपोर्ट देख सक आप देखना रहता है, ये जो एग्जांपल एबीबी ने जब बनाया है ब्रेकर, तो उसने टेस्ट करके रखा है अपने ऊपर, ये उसने मेंशन किया है कि हमने ये सब टेस्ट किए हैं इसके ऊपर, इतने इतने कंट्रोल वोल्टेज के ऊपर। आप चाहे तो आप भी कर सकते हो।
पर जनरली ये टेस्ट रिकमेंडेड नहीं रहते, क्योंकि इसे ये इस पे कुछ चेंजेस मिलते नहीं है इसके अंदर जनरली। इंपॉर्टेंट टेस्ट ये है, ये दिख रहा है आपको ये वाला। हाँ। हाँ, दिस इज द ऑपरेटिंग टाइम ऑफ द ब्रेकर। ये मेजर पार्ट प्ले करता है आपके डिजाइनिंग के ऊपर, क्योंकि ब्रेकर का टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है। फॉल्ट क्लियरिंग टाइम बोलते हैं उसको, पर नॉट फॉल्ट क्लियरिंग टाइम। फॉल्ट क्लियरिंग टाइम इंक्लूड रिले, रिले का पार्ट भी आया था उसके अंदर। मतलब फॉल्ट आया, रिले ने सेंस किया, रिले ने सेंस किया, फिर अपने इक्विपमेंट्स को बताया, सिटी ने सेंस किया, सिटी ने रिले को बताया, रिले ने अपने बाकी रिले को इंफॉर्मेशन पास की, फिर ब्रेकर के कॉन्टेक्ट में गया, ब्रेकर को बताया कि तुम ट्रिप हो, ब्रेकर फिर ट्रिप होगा। तो ब्रेकर को जब कमांड मिलेगा ट्रिप होने के लिए, अब ब्रेकर के अंदर है मैकेनिकल चीज है ना, उसको टाइम लगता है ओपनिंग क्लोजिंग को ना, पूरे इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स को क्लोज करने के लिए ओपन का टाइम लगता है चीजों को लेकर। तो टाइम कितना होना चाहिए ये आपको बताना पड़ता है। तो होना चाहिए मतलब कि एज लो एज, जितना कम हो सके। तो टाइम का रेंज इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ये आपको चेक करना पड़ेगा, ये आपको टेस्ट भी करना पड़ता है ब्रेकर के ऊपर, कि ब्रेकर का मेरा ट्रिपिंग टाइम और ओपनिंग टाइम इट शुड नॉट बी मोर देन, एज पर स्टैंडर्ड इज 2 साइकिल बोलते हैं 60। तो ओपनिंग टाइम है मतलब 60 माइक्रो सेकंड्स के ऊपर नहीं हो सकता है, क्लोजिंग टाइम 80 माइक्रो सेकंड्स। ये उससे काफी अंदर है तो वो इशू नहीं आता है। तो दोबारा बताए, ओपनिंग टाइम। ओपनिंग टाइम ऑफ द ब्रेकर, आर फेज, वाई फेज एंड बी फेज। ओपनिंग टाइम है ना, ब्रेकर ओपन हुआ है फॉल्ट के साथ। ये लेस देन 60 होना चाहिए। नहीं, ये 60 के लेस होना चाहिए। ऐसा रिकमेंडेड 40 मांगते हैं, 40 जनरल को प्रोवाइड नहीं कर पाता, तो जस्ट लेस 60 एक्सेप्टेबल, 60 माइक्रो सेकंड। स्पेसिफिक क्लाइंट ने मांगा है, जैसे एग्जांपल किसी किसी का रहता है कि हमारा बहुत ही क्रूशियल प्लांट है, हमारा इक्विपमेंट बहुत सेंसिटिव है, तो हमें 40 माइक्रो सेकंड्स के अंदर ही ट्रिपिंग करना है, तो ये वैल्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे। दिस हैज टू बी बिलो 40 देन। अच्छा। ये ओपन टाइम मतलब ट्रिप टाइम, मतलब ट्रिप होने के बाद ये कॉन्टैक्ट ओपन हो गया उसके फॉल्ट पे। ओपन टाइम मतलब कॉन्टैक्ट ओपन हो जाना, ठीक है। हम्म। और क्लोज टाइम मतलब कॉन्टैक्ट क्लोज होना नॉर्मल सिनेरियो में। मतलब कॉन्टैक्ट को जब हमने क्लोज का कमांड दिए, तो ब्रेकर ने खुद का कितना टाइम लिया। आप मैकेनिकल तो इलेक्ट्रिकल तो उससे डिपेंड नहीं करता, ब्रेकर की जो असेंबली है पूरी, असेंबली कितना टाइम लिया क्लोज होने के लिए, ये वो टाइम दर्शाता है। अच्छा, हर ये कितने मैन्युफैक्चर ये होना चाहिए, ये 60 माइक्रो सेकंड चलता है। ये क्लोजिंग के वक्त आपको घाई नहीं रहती ना। क्लोजिंग इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट, क्लोजिंग एंड टेक टाइम ओके। ट्रिपिंग इंपॉर्टेंट है आपके लिए ना, क्योंकि ट्रिपिंग आपका ब्रेकर नहीं हुआ तो दूसरा ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा आपका। ट्रिपिंग फॉल्ट पे होता है ना, तो फॉल्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्लोजिंग तो ठीक है कि आप 10 माइक्रोसेकंड से आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा। हम्म। ये तीनों अलग अलग क्या है? RYB ये बोल रहा। हाँ, और लेफ्ट में? ऑपरेटिंग स्पीड उसका नहीं, उसका इक्विपमेंट जो लगा है उसकी स्पीड क्या थी, उसने इतने में ओपन करके दिया, तो इक्विपमेंट जो यूज किया ना उसने, टाइमिंग किट रहती है उसके साथ, वो टाइमिंग किट का ही है। टाइमिंग किट? इसको टाइमिंग मेजर कैसे करोगे आप? टाइमिंग किट आती है, एक टेस्टिंग किट रहती है टाइमिंग किट। किट के अंदर भी उसका खुद का डिले टाइम रहता है ना किट के अंदर। हम्म। टेस्टिंग किट बोलेंगे उसको हम, इक्विपमेंट, टेस्टिंग इक्विपमेंट जो ये मेजर करता है। ये सब टेस्टिंग इक्विपमेंट का है तो कोई मेंशन कहीं है ऊपर नीचे? नहीं, ये तो एबीबी ने टेस्ट सर्टिफिकेट करके दिया है ना, उसके फैक्ट्री में टेस्ट हुआ है ना। आप जब जाओगे तो आपको टेस्ट करना पड़ेंगे ये चीजें। वो इक्विपमेंट लाके देंगे, इक्विपमेंट आपको ये टेस्ट, ये आपको वैलिडेट करके देंगे आपको ये फिगर। अच्छा। ये उसके लिए है मैक्सिमम ट्रैवल टाइम क्या है उसका जो, अब ये 50 का कैसे आया है, उसका जो मैकेनिकल स्प्रिंग कितना ट्रैवल टाइम कर रहा है, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ इस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे कुछ भी कर ले वो, तो स्प्रिंग उसका इंटरनल जो है ना एबीबी का, कि कितना स्प्रिंग लगाया उसने, कितना बड़ा कॉन्टैक्ट स्पेस छोड़ा उसने, उसका टेंशन कितना रखा उसने स्प्रिंग के अंदर, वो बाउंस कितना करेगा स्प्रिंग, ये उसका 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 लुकआउट है। आपका लुकआउट है कि इतना मेरे को इतना टाइम चाहिए। अभी आप बेकर के जब मैन्युफैक्चरिंग जाओगे तब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको जब
ब्रेकर सिलेक्ट करना है या फाइनल करना है तो इम्पोर्टेंट आपके लिए। ठीक है। ठीक और एक रहता है आपका ये कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मेजरमेंट बोलते हैं, CRM टेस्ट बोलते हैं इसको हम। कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मेजरमेंट, जो ब्रेकर के जो कॉन्टैक्ट्स रहते हैं ना, जो ब्रेकर डेफिनेटली उसके पीछे कॉन्टैक्ट्स हैं जहाँ पे केबल आके लगता है, ब्रेकर बस बार आके लगता है ना, जो कॉन्टैक्ट का रेजिस्टेंस कितना है, तो ये उसका एक वैल्यू रहता है मैक्रो ओम्स के अंदर। ये जनरली 30 या 40 नीचे रहना चाहिए करके, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ बोल्ट्स ऑल्सो। जनरली 50 तक भी ओके करते हैं चीजों को लेके, जनरली मोर देन 50-60 शुड हैव आस्क क्वेश्चन समथिंग लाइक दैट। ये क्या है सर, दोबारा बताइए। हाँ, मैं बताता हूँ आपको। ब्रेकर में डेफिनेटली ब्रेकर काम क्या करता है, कॉन्टैक्ट्स को जोड़ने का तोड़ने का काम करता है, ठीक है। ब्रेकर क्या काम करता है, ब्रेकर कॉन्टैक्ट्स को, दो कॉन्टैक्ट इनकमिंग और आउटगोइंग के जो कॉन्टैक्ट्स है उनको जोड़ता है और तोड़ता है, मतलब ब्रेक करता है और जोड़ता है, ठीक है। अब वो करने के लिए उसके अंदर वो बस बार लगी रहती है, मतलब ब्रेकर के अंदर। ब्रेकर के अंदर हम्म जो इक्विपमेंट एल्यूमिनियम के पट्टी या कॉपर के जो पट्टी लगी रहती है, उसका खुद के रेजिस्टेंस भी रहता है ना। हम्म ब्रेकर के जो फिंगर लगे रहते हैं, ब्रेकर ऑब्वियसली कोई जॉ में जाके लगेंगे या कोई बस बार में जाके लगेंगे, तो वो जो इक्विपमेंट का रेजिस्टेंस भी रहेगा ना उसके अंदर। तो हम्म आप जितने नट बोल्ट जोड़ेंगे उसके अंदर, सपोज आपका केबल लगा है और उसके बाद आपने बस ब्रेकर जोड़ा हुआ है, तो बीच में बस बार भी है ना, तो उस पर कितने नट बोल्ट्स आ गए, उसका क्वालिटी कैसा है, तो वो सब मेंशन करता है कॉन्टैक्ट रजिस्टर मेजरमेंट के ऊपर, कि ओवरऑल जो कॉन्टैक्ट है हो रहा है, जो ट्रैवल पाथ है कॉन्टैक्ट का, उसका रेजिस्टेंस कितना है। अच्छा। सपोज आपने इसमें क्या होता है कि आपने नट बोल्ट लगा, नट बोल्ट प्रॉपर नहीं लगा, या वॉशर आपका सपोज रस्टी हो चुका है, तब ये वैल्यू डिस्टर्बिंग फिगर आती है, 100 आ जाता है, 110 आ जाता है, तब आपको देखना पड़ेगा कि वो जो पाथ है, वो पाथ के ऊपर कुछ तो रेजिस्टेंस, ऐसे इक्विपमेंट लगा है इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। जनरली वॉशर और वो चीजें मिलती है कि कुछ बरोबर लगा नहीं है, टाइटन नहीं है, या वॉशर का रस्टी हो चुका है उसके अंदर, या वॉशर कॉन्टेक्ट सरफेस बरोबर नहीं आया, या प्रेशर से दबा नहीं चीजों को लेके, तो वो दर्शाता है इसके अंदर। वो आप इसे इवेल्युएट कर सकते हैं। CRM बोलते हैं इसको हम, कॉन्टैक्ट रजिस्टर मेजरमेंट। अच्छा, ये भी हमको जाके करना पड़ेगा या फिर ये बस हाँ, नहीं रिपोर्ट? नहीं, ये दो चीज करनी पड़ेगी आपको। ये दो चीज इंपॉर्टेंट रहती है, इससे ब्रेकर के हेल्दीनेस अपन बता पाते हैं इसका। दो, ये दो ही चीज है जिसका ब्रेकर में हेल्दीनेस दिखता है इसके अंदर, जो आप चेक कर सकते हो। इसका नाम जैसे सीआरएम है, ऊपर का नाम क्या है जो अभी टाइमिंग ऑपरेटिंग टाइम टाइमिंग जिसका? टाइमिंग टाइमिंग टाइमिंग। टाइमिंग टेस्ट। ठीक। टाइमिंग टेस्ट आपको टेस्टिंग बताऊंगा मैं आपको मेरे पास वीडियो भी है, आपको टेस्टिंग बाकायदा बता दूंगा, पर अभी ब्रेकर के अंदर ये चीजें रहती है, ये अवेयर होने के लिए। आपको ट्रांसफॉर्मर टेस्टिंग और ब्रेकर टेस्टिंग है आपके सिलेबस में, वो एकदम डिटेल में कैसे करते हैं ना, वो बताऊंगा आपको। ठीक है। ओके। तो स्विच गियर में फिलहाल ST और ST पार्ट में इतना ही था, पार्ट में। अभी इसके अंदर क्या होगा कि हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक आपको लोड लिस्ट दूंगा आपको मैं, मेरे पास लोड लिस्ट है ट्रांसफार्मर का, सॉरी प्लांट का। उसमें दो पार्ट है, उसमें लोड लिस्ट के ऊपर आपको ट्रांसफार्मर साइज करना है, और उसके साथ आपको जैसे साइजिंग आएगा तो आपको ब्रेकर सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड एम्पियर ओनली। अच्छा। एम्पियर आप सही ले रहे हो नहीं ले रहे हो, वो एक IS के हिसाब से भी होना चाहिए, वो भी आपको मैं दे दूंगा कितना एम्पियर, स्टैंडर्डाइज क्या कहता है एम्पियर, वो अंदर आपके आपके साइजिंग में दिखनी चाहिए उसके अंदर। ठीक। अच्छा। आप अपने email ID मुझे मैसेज कर दीजिए, आपको मैं लोड लिस्ट एक्सेल में शेयर कर दूंगा आपको। सर इसमें तो एलवी स्विच गियर हो गया है, फिर वो बाकी है? नहीं, इसे टाइप ऑफ स्विच गियर ओनली। आप जो AB बोल रहे हो ना, वो इसे टाइप ऑफ स्विच गियर। ना ना, मैंने एलवी एलवी। LV में ही सेम चीजें होती है, एम्पेयर चेंज होगा अभी आपका। LV में जो हमने 800 एम्पेयर देखा ना, LV में हो जाएगा 4000 एम्पेयर वो चीज। अच्छा अच्छा, ठीक। LV में मेजर चेंजेस नहीं होंगे, LV में भी सेम चीज अभी 33 के, आप जब साइजिंग करोगे ना आपको समझ में आ जाएगा उसके अंदर। आप जो ठीक है सर। करंट निकालोगे ना, आप जब साइजिंग करोगे,
तो आपको समझ में आ जाएगा कि डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है। उसके बाद लगे तो आप खुद ही निकाल लोगे, उसके बाद अपन आपको डिफरेंस भी बता दूंगा उसके अंदर में कि कहाँ डिफरेंस दिख रहा है करके आपको। ठीक है सर। एस टी एल टी में ब्रेकर का टाइप चेंज होता है, मतलब एमसीबी टाइप चेंज होता है, और करंट चेंज होता है मेजरली, और वोल्टेज। अच्छा। ठीक है, फिर इशू को डाउट ओके होता है सर। कहीं भी आप पिंग कर सकते हो, कोई इशू नहीं इसके अंदर, ठीक है। ठीक है, आपको व्हाट्सअप कर दिया हूँ मेल आईडी। ओके, थैंक यू। मैं आपको लोड लिस्ट निकाल के आपको मैं मेल कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है सर, ओके। थैंक यू।